पार्ट थर्ड जो है आपके रेम्यूनरेशन का, सेक्शन 4 लेट आए उनको बता दूं कि भाई लोग अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में जो पढ़ा वो तो 196 का अभी पढ़ना बाकी है। पार्ट 2 का सेक्शन 1 आया जब कंपनी प्रॉफिट में है तो उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा। पार्ट 2 का सेक्शन 2 आया कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो क्या करें, और पार्ट 3 का इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो क्या करें, जिसमें अपने को इनकॉर्पोरेशन से 7 साल और वो वाली कंडीशन आ गई, कल अपन ने बोर्ड पे बना ली। अब पार्ट 4 आता है कि आप प्रॉफिट में हैं या नहीं हैं, आपको क्या करना है। तो मैनेजरियल पर्सन के बारे में बोला गया कि ही शैल बी एलिजिबल फॉर फॉलोइंग परक्विसिट्स विच शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ सीलिंग ऑन रेम्यूनरेशन स्पेसिफाइड इन 2। तो जब आप सीलिंग ऑन रेम्यूनरेशन स्पेसिफाइड इन 2 में शामिल करोगे, मतलब प्रॉफिट्स के लिए आप ये नहीं लिख रहे हो, क्योंकि यू आर प्योरली टॉकिंग अबाउट सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तुम हां करो या ना करो, तुम तो कोई कंक्लूजन ही नहीं देते हो, तो मैंने कहा मैं ही दे देता हूं। तो भाई ये जो सेक्शन 4 है, इट इज प्योरली दे आर टॉकिंग अबाउट सीलिंग विच इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। हाँ, तो ये परक्विसिट्स हैं और इन परक्विसिट्स को अपने को शामिल नहीं करना है सेक्शन 1 के लिए, बट सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के लिए हमको शामिल करना है सेक्शन 1 के लिए, लेकिन सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में शामिल नहीं होंगी। यानी ओवरऑल 11%, 5%, 3% वाली जो लिमिट है उसके अंदर तो परक्विसिट्स भी आएंगी, क्योंकि परक्विसिट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इज इट सो? इज इट सो? अच्छा, कंपनीज एक्ट में क्या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की डेफिनेशन दे रखी है क्या डेफिनेशन क्लॉज में? क्या कंपनीज एक्ट ने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कहीं डिफाइन किया हुआ है क्या? जाके देख लो गूगल पे, सेक्शन 2 खोल के कटाकट एम पे जाओ, देखो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिया है। मैं कुछ बोल रहा हूं तुमको, मतलब तुम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। मैंने कुछ होमवर्क दिया है, होमवर्क नहीं दिया मतलब क्लास वर्क दिया है, अभी क्या भी दिखाओ। है कहीं लिखा हुआ कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्या है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज समथिंग? तुम लोग कसम से जी ड्राइव पढ़ने लायक लोग। ओ जी ड्राइव वालों, तुम भी देखो जल्दी से, तुमको भी एक्सरसाइज करनी है। फॉरवर्ड मत कर देना, कसम अटेम्प्ट की अगर तुमने मेरे को फॉरवर्ड कर दिया इस पॉइंट को, ले तो बोर कर रहा है, अभी आगे बढ़ो, देख के बताओ मिली क्या सेक्शन 2 में कहीं? गौरव जी, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। नैन्सी, 2, 3, 4 तो एक्टिव है मेरे बच्चे, निभा ने देख लिया, बोले कोई नहीं है ही नहीं। होती तो क्या बात थी, हम ही डिफाइन कर लेते। सो नॉट डिफाइन, कहने का मतलब यूं कि भाई अब यहां से कंक्लूड कर लो कि उधर जो सेक्शन की बात कर रहे अपन, किधर व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, ये देखने की जरूरत नहीं। हाँ, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जब व्हेन यू आर इन लॉसेस, दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड विद इन योर लिमिट्स। पहला, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ठीक है भैया। सुपर एन्यूएशन फंड, एन्यूटी फंड, टू द एक्सटेंट दीज आर सिंगली पुट टुगेदर आर नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में अपन ने 12% तक कर रखा है, बस उतना जितना। और ग्रेचुटी पेबल एट द रेट विच इज नॉट हाफ अ मंथ सैलरी फॉर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ये भी इनकम टैक्स वाली है। एनकेशमेंट ऑफ लीव एट द एंड ऑफ द टेन्योर, ये 3 चीजों को तो आपको, परक्विसिट्स को तो आपको सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के लिए कंप्यूटेशन में शामिल ही नहीं करना जी। इन एडिशन टू पैराग्राफ 1 ऑफ दिस सेक्शन,
An expatriate managerial person, including non-resident Indian, shall be eligible for following perquisites, which shall not be included in the computation of the ceiling on remuneration specified in Section 2 or Section 3. Who is this expatriate managerial person, including a non-resident Indian? Exactly, एक्सपार्टिएट मैनेजरियल पर्सन का मतलब क्या है, ये भी एक बहुत जबरदस्त बात है सर। हु इज एक्सपार्टिएट मैनेजरियल पर्सन? क्या हमने किसी को डेपुटेशन पे बुलाया है कहीं से, या कहीं फॉरेन से वो आया है हमारे पास, या क्या चक्कर हुआ है? टेल मी, व्हाट इज एक्सपार्टिएट मैनेजरियल पर्सन? क्या ये माइग्रेंट रेसिडेंशियल पर्सन है, जो रेसिडेंट तो फॉरेन कंट्री का है लेकिन यहां आया है? अब मान लो ब्रिजस्टोन एसीसी इंडिया लिमिटेड ने फॉरेन जापान से 3 डायरेक्टर्स को बुलाया कि आपको यहां आके रहना है जब तक ये प्लांट पूरा बन के तैयार नहीं हो जाता। तो वो बेचारे फॉरेन से आए, यहां डायरेक्टर बन गए। यहां डायरेक्टर बनने के बाद अब आप ये बताओ कि वो यहां जब डायरेक्टर बन गए तो क्या उन्हें एक्सपार्टिएट मैनेजरियल पर्सन बोलेंगे? पर उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। मतलब क्या इंडिया में भी एक्सपैट्रिएट मैनेजरियल पर्सन हो सकता है? एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपैट्रिएट? एक्सपैट्रिएट का मतलब माइग्रेंट होता है, यानी टेम्पररीली आपके पास आया है और दूसरे देश का बंदा है। माइग्रेंट यानी दूसरे देश का बंदा है आपकी कंपनी में। तो अगर एक फॉरेन डायरेक्टर है, सीधे ही लिख देते हैं यार कि फॉरेन डायरेक्टर है, फॉरेन नेशनल डायरेक्टर है, इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट डायरेक्टर। ब्रैकेट अब आपको समझ में आएगा। फॉरेन से एक बंदे को 3 साल के लिए इंडिया भेजा, तो दूसरे साल तो वो रेसिडेंट इंडियन कहला जाएगा हर एक्ट के अंदर। हेलो, दूसरे साल तो हर एक्ट के अंदर क्या कहला जाएगा भैया? ही विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? रेसिडेंट। तो फिर यहां ब्रैकेट में इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट डालने की जरूरत क्या है? कि मान लो एक बंदा फॉरेन से इंडिया आया, 182 दिन रहा ही नहीं वो, तो फॉरेन नेशनल है और नॉन रेसिडेंट है, पर उसको उस बीच में जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो भी यहां इंक्लूड हो जाए, मतलब उस सबको ले लिया। मतलब उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि रेसिडेंट मैनेजरियल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट मैनेजरियल पर्सन हो, एक्सपैट्रिएट अगर है, माइग्रेंट अगर है, तो एक्सपैट्रिएट मैनेजरियल पर्सन को shall be eligible following perquisites which shall not be included in the computation of ceiling limits under 2 or 3, not 1, 2 or 3. Children education allowance. अगर आपके चिल्ड्रन स्टडी कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया में, एक अलाउंस लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 12,000 पर मंथ पर चाइल्ड और एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड विच एवर इज लेस, अलाउंस एडमिसिबल अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों की 12,000 पर मंथ की मैक्सिमम अलाउंस, यानी 24,000 रुपए पर मंथ। अगर आप अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए अलाउंस मिलता है
तो हम उससे आपकी परक्विजिट्स को उस सैलरी में नहीं शामिल करेंगे। हॉलीडे पैसेज अगर मिलता है फॉर चिल्ड्रन स्टडीइंग आउटसाइड इंडिया और फैमिली स्टेइंग अब्रॉड, तो रिटर्न हॉलीडे पैकेज वंस इन अ ईयर बाय इकोनॉमी क्लास और इन 2 years बाय फर्स्ट क्लास to children and to members of the family from place to their study or stay abroad to India if they are not residing in India with a managerial person। उनसे मिलने जुलने के लिए साल में एक बार बच्चों को बुला लो, माँ बाप को बुला लो, फैमिली मेंबर्स को बुला लो। उसके लिए अगर आपको हॉलीडे पैकेज मिलता है फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया, सो रिटर्न हॉलीडे पैकेज जो आपको मिल रहा है वंस इन अ ईयर बाय इकोनॉमी क्लास एंड ऑल दैट, तो वो आप ले सकते हो। अब पैकेज को पैसेज क्यों लिखा है दैट आई डोंट नो येट, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि हॉलीडे पैकेज को हॉलीडे पैसेज क्यों लिखा है। ठीक है, पैसेज दिया आपने तो उसका रेम्यूनरेशन दे रहे हो, ठीक है। लीव ट्रेवल कंसेशन, रिटर्न पैसेज फॉर सेल्फ एंड फैमिली इन अकॉर्डेंस विद द रूल स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। आपने अगर एलटीसी का पैकेज दिया हुआ है कंपनी ने, तो आप एलटीसी के पैकेज को भी रेम्यूनरेशन में शामिल मत करो। अब आप अगर देखने जाओ ना बॉस, तो ये रेम्यूनरेशन जो है जो ये दे रहे हैं यहाँ पे, ये रेम्यूनरेशन के अंदर इन चीजों को शामिल नहीं करना है, वो भी सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में नहीं करेंगे। सेक्शन 1 के लिए आपने कुछ बोला नहीं, इसलिए मैं तो करूंगा, दुनिया कुछ भी बोल दे। फैमिली मतलब कौन, उन्होंने बता दिया, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट ऑफ द मैनेजरियल पर्सन। नाउ सो दैट वाज देयर। मैं आपको रेम्यूनरेशन की डेफिनेशन ढूंढवा रहा था, देखो कहां दी हुई। और आप कह रहे हो कि नहीं दी हुई। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दी हुई है, रेम्यूनरेशन दी हुई है। आप भी सही हो, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दी हुई है, रेम्यूनरेशन दी हुई है। रेम्यूनरेशन दी हुई है एंड इट इंक्लूड्स रीएम्बर्समेंट ऑफ एनी डायरेक्ट टैक्सेस टू द मैनेजरियल पर्सन। ऐसा कौन करता भाई इंडिया में कि तेरा टैक्स लग रहा है, वो भी हम तेरे को टीडीएस काटेंगे और फिर तेरे को बाद में वापस दे देंगे। ये सब कोई करता है क्या? जबरदस्त रीएम्बर्समेंट ऑफ एनी डायरेक्ट टैक्सेस टू द मैनेजरियल पर्सन। तुम तो रेम्यूनरेशन देखो 2 clause 78, उसके बाद जाके मेरे को बात करो क्या कहती 2 clause 78 रेम्यूनरेशन के बारे में। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन तो नहीं दिया, रेम्यूनरेशन तो दिया है, मैं ही लेके जाऊं? हाँ यार सर, आप ही लेके चलो। टू क्लॉज 77, 78, अरे हमने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन डाला, कुछ और रिसर्च करता है। जो हिंदी में आ गया। हाँ, पैसेज ही वर्ड है ना, मैं तो बोल रहा हूं आप। मैंने कहा बोला कि पैकेज वर्ड है, पैसेज वर्ड ही है, सभी दूर पैसेज लिखा हुआ है। क्यों लिखा है मेरे को तो वो देखना है। आइए सर, remuneration means any money or its equivalent gain
money or its equivalent given or passed to any person for services rendered by him and includes सारी perquisites नहीं, perquisites defined under Income Tax Act 1961। तो अब मुझसे मत कहना कि सर आपने ये कैसे कह दिया कि ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की लिमिट के लिए ही है और सेक्शन 1 के लिए नहीं है। रेम्यूनरेशन है ना, इट इंक्लूड्स ऑल परक्विजिट्स। ये सारी परक्विजिट्स सैलरी के अंदर परक्विजिट्स, और वो परक्विजिट्स के अंदर तो जाने क्या क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मील भी आ जाता है, और वो लॉजिंग एंड फूड एंड अदर सर्विसेज भी आ जाती हैं, और ट्रेवल कॉस्ट के बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें परक्विजिट्स में। उधर कहा जाऊंगा मैं सैलरी में, ये तो 2-3 ही दी हुई है यार, वहां तो सब इंक्लूडेड है। यानी मेरे दोस्त, बेसिक प्रॉब्लम हो गई है। बेसिक प्रॉब्लम यूं हो गई है कि ये टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की जो यहां बात कर रहे हैं ना भाई साहब, इट इंक्लूड्स परक्विजिट्स। 11, 3, 5, 10 1, 11, 5, 10, 3, 1 जो रेम्यूनरेशन है, it includes all perquisites which covered under Income Tax Act 1961, but 197 subsection 2 subsection 3 does not include following perquisites, means other than those perquisites which are mentioned under the section 3 will be counted under the remuneration। वो रेम्यूनरेशन में काउंट होंगी। किसी भी दिन अपनी लाइफ में, जिस दिन तुम डिलॉयट में, ईवाई में, पीडब्ल्यूसी में जाकर के किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे होंगे और वहां तुम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की इस गलती को सामने रखोगे, तो मैं मानूंगा कि मैंने तुमको पढ़ाया, नहीं तो एग्जाम में तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन तुम प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाके जब अपने ज्ञान का लोहा मनवाओगे और बोलोगे भाई साहब 1 मिनट, रेम्यूनरेशन हैज सम पिक्यूनिटी हियर, तब मेरे को लगेगा कि यार मैंने मेहनत की तुम्हारे साथ। नहीं तो ठीक है, कौन देख रहा है, कोई देखता ही नहीं है, तो लोगों को बी नहीं मालूम। बताओ, बी में ही गड़बड़ करते रहते हैं। तो अपन जिस लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं तो बहुत ही अलग है, पर आपको ध्यान रखना है बॉस यहां पे बहुत क्लियरली कि रेम्यूनरेशन में परक्विजिट्स इंक्लूड होती है, रेम्यूनरेशन में परक्विजिट्स इंक्लूड नहीं होती। कहां होती है और कहां नहीं होती, वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। अभी आप बाजार में निकल जाओ और बोल दो क्यों परक्विजिट्स रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड है क्या, तो बोलेंगे नहीं सेक्शन 3 में हटा दी। पहली बात तो सेक्शन 3 ने सेक्शन 2 और सेक्शन 4 ने सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की हटाई है, सेक्शन 1 की तो हटाई नहीं। और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में भी पूरी परक्विजिट्स नहीं हटी है, वो 2-3-4 जो दी है वही हटी है। और ऊपर से सेक्शन 1 जो 197 सब सेक्शन 1 पे लगता है, वहां तो सारी परक्विजिट इंक्लूडेड जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की लिखती है। सर परक्विजिट्स की तो बात ही ना की जाए, परक्विजिट्स तो बहुत इलॉबरेटेड वे। सो नाउ वी ऑल शुड कंक्लूड दैट आवर रीडिंग ऑफ शेड्यूल 6 or schedule 5 is now going to complete as far as the remuneration payable to managerial person in 2 companies। ध्यान देना जरा, एक और मजेदार बात है अभी। Subject to section 1 to 4, a managerial person shall draw remuneration from one or both companies, provided that total remuneration drawn from the companies does not exceed the higher maximum limit admissible from any one of the companies of which he is a managerial person। इसकी हिंट मैंने कल आपको दे दी थी, पर आज वापस दे देता हूं। तुम होल्डिंग में भी डायरेक्टर हो, तुम सब्सिडरी में भी डायरेक्टर हो, तुमने दोनों में से विड्रॉ किया रेम्यूनरेशन, लो ना, कौन मना कर रहा है।
लेकिन ध्यान रखना किसी भी कंपनी की लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए। अरे तो कल ही पढ़ लिया था, उधर भी पढ़ लिया था, आज भी पढ़ा देता हूं वापस। किसी भी कंपनी की इंडिविजुअल लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए। आपको जितना रेम्यूनरेशन लेना है ले लो। इधर कम पड़ रहा है तो उधर बढ़ा लो, लेकिन बढ़ा हुआ वो बाहर नहीं हो जाए 197 के, वो ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। प्रोविजन अप्लीकेबल टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस शेड्यूल। हाय हाय, अब आके बोलते भैया ओआर भी लगेगा यार, है ना। तो पागल आदमी, ये बात पहले बतानी चाहिए, क्या बता रहे। द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन referred in part 1 and part 2 of this schedule shall be subject to approval by resolution of the shareholder in general meeting। है मतलब वो जो तुम एसआर बोल रहे थे उनका क्या करूं? कसम से किसी ने पीके ही बनाया है पूरा शेड्यूल 5 जो है ना, टल्ली होके बनाए। आप क्या बोल रहे हैं? जो अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन करोगे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, जो पार्ट 2 के इतने सारे सेक्शन देखे, पार्ट 3 के देखो यार, है ना, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर लेना। कौन सा? तो यहां रेजोल्यूशन का मतलब है अप्रोप्रिएट। जहां ओआर चाहिए वहां ओआर, जहां एसआर चाहिए वहां एसआर, तो अप्रोप्रिएट लिख देते। और जब वहां लिख दिया है कि रिजोल्यूशन पास करना है, तो यहां पे फिर ये एक और सेक्शन बनाने की जरूरत क्या थी? मालूम नहीं क्या थी। आप तो ये ध्यान रखो कि आपको ओआर लगेगा। विद इन लिमिट दे रहे हो तो ओआर लगेगा, इतना अर्थ निकल रहा है इस पार्ट 3 का। विद इन लिमिट भी दोगे तो ओआर लगेगा, बियॉन्ड लिमिट तो एसआर लगेगा, विद इन लिमिट भी ओआर लगेगा। ये ध्यान रखना, बस इतना सा मतलब है इस सेक्शन का। विद इन लिमिट भी दोगे तो ओआर लगेगा, और बियॉन्ड लिमिट जाओगे तो एसआर लगेगा। बिना ओआर एसआर के मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मत दे देना। प्रॉफिट में हो ओआर लगेगा, प्रॉफिट में इंडिविजुअल लिमिट एक्सीड कर रहे हो एसआर लगेगा, प्रॉफिट में ओवरऑल लिमिट एक्सीड कर रहे हो ओआर लगेगा। लॉस में हो जी, नॉर्मल रेजोल्यूशन दे रहे हो ओआर लगे, नॉर्मल रेम्यूनरेशन दे रहे हो ओआर लगेगा, एक्सीडिंग रेम्यूनरेशन दे रहे हो एसआर लगेगा। प्रोफेशनल वाले को दे रहे हो, बेचारे को ओआर ही लग रहा है, एसआर लगने की तो तुम नौबत ही नहीं आने दे रहे हो। लेकिन आप मान के चलो वो ए और बी में कोई अंतर नहीं है, बस बात खत्म हो। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? मैं अभी चार्ट बनवा के क्लियर कर दूंगा, रुक जाओ। पार्ट 4 और पढ़ा दूं। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट एनी क्लास और क्लास ऑफ कंपनी फ्रॉम द रेम्यूनरेशन, तो कर दिया ना एग्जाम, शुरू में एग्जाम्प्ट कर दिया। अच्छा, और कुछ बचा भी है इसमें? नहीं, ये जो सब चीजें दी हुई हैं ये एलिमिनेटेड चीजें हैं। इतनी चीजों को एलिमिनेट करके बदला गया था। ऐसा बदला कि साला हमसे बदला निकाल लिया तुमने, 2 दिन लग गए हमको पढ़ते पढ़ते। आओ अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन के एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट की। एक तो आपने बना लिया था कल। देखो, एक चार्ट तो अपन ने ये बनाया था कि भैया ओवरऑल 11% है, और अगर इनसे बढ़ानी है तो जनरल मीटिंग में ओआर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जनरल मीटिंग में ओआर पास करके आप इंक्रीज कर सकते हो। यहां पर और लिख लो क्या,
OR is required. %11 देना तो भी OR is required है। 11 से ज्यादा देना है तो जनरल मीटिंग में OR पास करके उसको बढ़ा भी सकते हो, मतलब OR तो चाहिए ही चाहिए। यहां पे कोई डाउट? यहां पर कोई डाउट नहीं। चलो, हाँ, ओवरऑल 11% है, इंक्रीज्ड बाय शेड्यूल 5। ओवरऑल आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 5% है, 10% है, 3% है, ओवरऑल है, उसमें से सिटिंग फीस हटा दो, है ना। और नॉर्मल देना है 1%, 5%, 3%, तो आप OR से दे दो। ओके, एक्सीड करना है तो क्या लगा लो? SR लगा लो। ओके, लॉस के केस में 60 लाख देना है, 84 लाख देना है, 120 लाख देना है, 120 लाख देना है, OR लगा लो। इनसे ज्यादा देना है, SR लगा लो। जो 60 साल से कम के लिए हैं और BIFR वाले हैं वो ज्यादा रेम्यूनरेशन में पे एनी रेम्यूनरेशन, हाँ, लेकिन फिर भी OR के साथ। OR तो लगना ही है, आप मान के चलिए। अब इधर आओ, सेक्शन 3 में अगर आप जाओगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हमने पूरा पढ़ लिया है, वी हैव डन, कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, सेक्शन 3 हमने पूरा पढ़ लिया, सेक्शन 4 पूरा पढ़ लिया। अब पार्ट 3 में अगर आप आते हो तो प्रोविजन एप्लीकेबल टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों हमने देख लिए, और फिर आ गया पार्ट 4, एवरीथिंग इज ओवर। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात कि मैं वो सोच रहा था कुछ रहा तो नहीं। चलिए, अब आप तो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात करते हैं और खत्म करते हैं इसको। इन प्रॉफिट्स में, इन एडिक्वेट प्रॉफिट्स में, नॉर्मल लिमिट इंक्रीज्ड, इधर नॉर्मल कंपनी, एनी लिमिट कंपनी। एनी लिमिट कंपनी मतलब जिनमें कोई लिमिट ही नहीं, जो रेम्यूनरेशन देना हो दो। तो एनी लिमिट की बजाय अपन उसको लिख लेते हैं एनी रेम्यूनरेशन कंपनी। एनी रेम्यूनरेशन कंपनी में आपको याद आ जाना चाहिए लेस 7 years एंड BIFR एंड NCLT, जिसने भी ऑर्डर दे दिया। नॉर्मल लिमिट है तो पहले तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा प्लस OR। इंक्रीज लिमिट है, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन प्लस होगा प्लस OR। नॉर्मल रेजोल्यूशन तो उसका रेम्यूनरेशन का होगा ही, लेकिन इंक्रीज करना है तो भी एक OR लगेगा, तो इंक्रीज लिमिट के लिए भी OR लगेगा। ओके, नॉर्मल कंपनी में नॉर्मल लिमिट्स में देना है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन तो लगना ही है और OR लगना है। इंक्रीज लिमिट करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगेगा प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा इंक्रीज लिमिट करने के लिए।
अच्छा, इंक्रीज लिमिट ये ओवरऑल है, और फिर आएगी इंक्रीज लिमिट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लिमिट इंक्रीज करनी है तो बीओडी तो लगेगा ही, बस लगेगा साथ में एसआर भी लगेगा। और इधर आओगे एनी रेम्यूनरेशन कंपनी में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ओआर भी। Got it, everyone? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार ये, मतलब पागलपन की हद तक कॉम्प्लिकेटेड है। इसका एक जीपीआरएस बनाना जरूरी है, वो भी बनवा देता हूं तो और अप्रोच आसान हो जाएगी आपकी। जीपीएस क्या बनेगा इसका, वो भी देख लो। रेम्यूनरेशन देना है, ठीक है। इन प्रॉफिट्स देना है, इन लॉसेस देना है, नॉर्मल देना है, इंक्रीज्ड देना है। नॉर्मल देना है तो 197 1 से दे दो। इंक्रीज देना है तो शेड्यूल 5 पार्ट 1 से दे दो। इंक्रीज्ड देना है तो सॉरी, नॉर्मल या इंक्रीज जो भी देना है नॉर्मल देना है तो शेड्यूल 5 पार्ट 2 में जाना पड़ेगा और पार्ट 3 में भी जाना पड़ेगा और पार्ट 4 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इंक्रीज रेम्यूनरेशन देना है तो भी शेड्यूल 5 में जाना पड़ेगा, पार्ट 2 में जाना पड़ेगा, शेड्यूल 5 के पार्ट 2 में जाना पड़ेगा और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। और इन लॉसेस में कुछ एनी नहीं, इन लॉसेस में परक्विसिट्स का स्पेशल ध्यान रखना है। तो मैं यहां से पार्ट 4 हटा देता हूं, पार्ट 4 को इधर रखो। अब क्या होगा कि अपने को ये मालूम है कौन सी चीज किधर लग रही है। हाँ, तो ये तो वही है ना, ये तो फिर घूम के वहीं ले आएगा ना। सेक्शन 1 लिख दिया क्या मैंने पार्ट 1 की जगह? ये आएगा पार्ट 2 सेक्शन 2 और पार्ट 2 बहुत ही भयंकर है यार, 3 और 4। हाँ, ये तो पार्ट 2 ही आएगा, पार्ट 3 आएगा। बहुत भयंकर कंफ्यूजिंग है। परक्विसिट्स में
सेक्शन 4 है किसका? सेक्शन 4 है किसका? पार्ट 2 का कि 3 का? बड़ा कंफ्यूजिंग, भयंकर प्रॉब्लम है। आप इसको कितना ही इजी बनाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं वो घूम फिर के उलझता ही है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे निकलकर क्या होगा यहां भी तो पार्ट 3 लगेगा ओआर वाला। पार्ट 3 तो सभी दूर लगना है, दैट वाज ओआर। दैट इज ओआर, सभी दूर लगना है, यू राइट। चल जितना बात की जाए उतना अच्छा है। चलिए अभी आता है सेक्शन 4। The remuneration payable to directors of a company, including any managing director, full-time director or manager, shall be determined in accordance with and subject to provision of this section either by the article of association or by resolution, or if the AO article so require, by special resolution passed by the company in general meeting, and remuneration payable to director determined aforesaid shall be inclusive of the remuneration payable to him for the services rendered by him in any other capacity, provided that any remuneration for services rendered by such director in other capacity shall not be included if the services rendered are professional capacity, and in the opinion of nomination remuneration committee, if the company is covered under subsection 1 of 178 of the board of director in case of, वो तो nomination remuneration committee and audit committee की बात है, तो वो अपन बात करेंगे। बट अभी पहले ये कहना क्या चाहते हैं सबसेक्शन 4? either by remuneration payable to the directors of company, including any managing or whole time director, shall be determined। कैसे डिटरमाइन होगा? या तो एओए में कोई तरीका दे दो, आप वो दे दो कि मंथली जाएगा कि क्वार्टरली जाएगा कि प्रॉफिट का शेयर जाएगा कि क्या जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, तो ठीक है। आइदर बाय एओए और बाय रेजोल्यूशन। भाई कैसे दोगे? मंथली दोगे, क्वार्टरली दोगे, हाफ ईयरली दोगे, परसेंटेज दोगे, कमीशन दोगे, क्या दोगे? तो आप अपने रेजोल्यूशन पास कर लो। ओके, आइदर बाय आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और बाय रेजोल्यूशन, और अगर आर्टिकल चाहते तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जो कंपनी पास करे। मतलब इस सेक्शन का कोई रेलेवेंस नहीं है एज सच। ओके, सबसेक्शन 5 अपन पढ़ी चुके। डायरेक्टर की फीस, सिटिंग फीस 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ छठी बात, अ डायरेक्टर और मैनेजर मे बी पेड रेम्यूनरेशन आइदर बाय वे ऑफ अ मंथली पेमेंट, एओए ने अप्रूव कर दिया तो भी ओआर की रिजोल्यूशन की जरूरत तो रहेगी भाई साहब। अ डायरेक्टर और मैनेजर may be paid remuneration either by way of monthly payment or a specified percentage of net profit of the company, or partly by one and partly by other। वो तो डिसाइड हो रही है वहां पे, उसको छोड़ दो। नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज 198 से कैलकुलेट होगा, हमें मतलब ही नहीं है। अगर एक डायरेक्टर ड्रॉ करता है या रिसीव करता है, ये सबसेक्शन 9 नहीं है बेटा, ये अभी कौन सी सेक्शन चल रही है ध्यान देना। सबसेक्शन 5 हो गई, सबसेक्शन 6 हो रही है। सबसेक्शन 6 के बाद सबसेक्शन 7 ओमिट हो गई, डिलीट कर दी गई सबसेक्शन 7। अब आई सबसेक्शन 8, नेट प्रॉफिट 198 से कैलकुलेट करना, ठीक है। हाँ, अब आई सबसेक्शन 9, सबसेक्शन 7 नहीं थी, 7 तो डिलीट ही हो गई। 9, if any director draws or receive directly or indirectly by remuneration in any sum in excess of the limit prescribed by this section,
पहली बात तो लिमिट से ऊपर चले गए, ओके, और विदाउट अप्रूवल रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन, लिमिट में थे लेकिन बिना अप्रूवल के ले लिया, shall refund such sum to the company within 2 years or such lesser period as allowed by the company, and until such sum is refunded hold it in trust of the company. अमानत के तौर पे संभाल के रखना, 2 साल के अंदर अंदर रिफंड कर देना, ओके। कंपनी वेव नहीं करेगी रिकवरी ऑफ एनी सम रिफंडेबल अंडर सेक्शन 9 जब तक कि वो अप्रूव नहीं कर दे कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच बिकम रिफंडेबल। रिफंडेबल अमाउंट को माफ करने के लिए एसआर चाहिएगा। इस पर बहुत सवाल आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्सेस रेम्यूनरेशन चला गया, अनऑथोराइज्ड रेम्यूनरेशन चला गया, जिसको रेजोल्यूशन ही पास नहीं होता, क्या करें? रिफंड करो भैया, रिफंड करो, यू हैव टू रिफंड, ओके। नहीं वो वेव करना चाहते हैं, हाँ तो पहले एसआर पास करो, एसआर पास करो आप तो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। Provided that where the company has defaulted in payment of dues to any bank, public financial institution, non-convertible debenture holder or any secured creditor, prior approval of the bank or public financial institution concerned or non-convertible debenture भी रिक्वायर करेगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के पहले, ये ध्यान रखना, या वेवर करने के पहले। वेवर करना चाहते हो पहले इनसे तो पूछ लो, ओके। इन केस where schedule 5 is applicable on the grounds of no profit or inadequate profit, any provision relating to remuneration or any director which purports to increase or has effect of increasing the remuneration thereof, whether the provision be contained in the company's memorandum of article or in agreement entered into by it or any resolution passed in the company in general meeting or board, shall not have any effect unless such increase is in accordance with the conditions specified in that schedule. बंदे को बोला भाई तेरा रेम्यूनरेशन 60 लाख आ रहा है, बोले आपने मेरे को एग्रीमेंट में बोल रखा है 1 करोड़ दोगे, नहीं दे रहे जा, एग्रीमेंट में लिखा है नहीं दे रहे जा, एग्रीमेंट में लिखा है, अच्छा देना पड़ेगा यार तेरे को, दे देते हैं, चल एग्रीमेंट में लिखा है तो दे देते हैं, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना भैया, वहां जो लिखा हुआ है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही एग्रीड अमाउंट दे सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि 60 लाख क्या इसको तो 1 करोड़ देना ही पड़ेगा, तो एग्रीड है, भले ही एग्रीड है, तुम लॉस में हो, हाँ तुम इसको 1 करोड़ देना चाहते हो, हाँ नहीं दे पाओगे जब तक एसआर पास नहीं करोगे। अरे पर सर एग्रीमेंट है उसके साथ, एग्रीमेंट गया तेल लेने, कंपनी लॉस में, तेरे को एग्रीमेंट की पड़ी हुई है। और जनरल मीटिंग ने सैंक्शन किया था उसका, जब अपॉइंट किया था, गई जनरल मीटिंग तेल लेने, अभी लॉस चल रहा है। सर एमओए में लिखा उसको 1 करोड़ मिलेगा यार मिनिमम, गया मेमोरेंडम तेल लेने, अभी लॉस चल रहा है। तुम हमें मेमोरेंडम में कुछ लिखा हो, कंपनी जनरल मीटिंग में कुछ कहा हो, तुमने साला एग्रीमेंट कर लिया हो, सब गए तेल लेने। तुम ये बताओ लॉस है क्या? हाँ शेड्यूल 5 लगाओ जाके पार्ट 2, चुपचाप, बात खत्म। ठीक है भाई साहब, लिस्टेड कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट में रेशो फेशो देना पड़ेंगे, दे देंगे भाई साहब। वो लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उसके रूल वूल भी थे, मैंने गए, कुछ नहीं करना। अब आ जाओ भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितनी बड़ी सेक्शन है बताओ, सब सेक्शन 13 चल रही है। Where any insurance is taken by the company on behalf of the managing director, whole time director, manager, CEO, CEO भी आ गए, CFO भी आ गए, कंपनी सेक्रेटरी भी आ गए, for indemnifying any of them against any liability in respect of any negligence, default, misfeasance, breach of duty or breach of trust,
for which they may be guilty in relation to the company, the premium paid on such insurance shall not be treated as a part of remuneration payable to any such person, provided that if such person is proved to be guilty, the premium paid on such insurance shall be treated as a part of remuneration. अब क्या बच्चों ने इंश्योरेंस पढ़ लिया तो क्वेश्चन पूछते LIC की प्रीमियम दे रही कंपनी, कीमैन इंश्योरेंस की प्रीमियम दे रही है कंपनी, और लोग बाग लगे और कीमैन इंश्योरेंस अपन ने पढ़ी थी सेक्शन 13 में, वो तो रेमुनरेशन में शामिल नहीं होगी। पागल, लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा है वो, इंडेमनिटी इंश्योरेंस की बात कर रहा है वो, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस की बात कर रहा है वो, कि वो जिस पद पे है उस पद पे अगर उससे कोई गड़बड़ हो गई तो उसके रेमुनरेशन, उसकी प्रीमियम भर रही है कंपनी, कोई गड़बड़ हो गई और उसको पेनल्टी देना पड़ी कंपनीज एक्ट में, तो उसका इंश्योरेंस। और सुनो, हर उस साल के इंश्योरेंस को रेमुनरेशन में शामिल नहीं करेंगे जिसमें तुमने गड़बड़ नहीं की, और जिस साल तुमने साला गड़बड़ कर दी और तुमको इंश्योरेंस से क्लेम मिल गया है ना, तो उस साल की प्रीमियम को तुम्हारे रेमुनरेशन में ऐड करेंगे। क्या लोग हैं यार, इतनी बारीक चलने की क्या जरूरत है? ठीक है, ध्यान रखना है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है ये, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। तो प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस की प्रीमियम को रेमुनरेशन में शामिल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आपने डिफॉल्ट नहीं किया है। जहां आपने डिफॉल्ट किया, ये प्रीमियम भी आपके रेमुनरेशन में जुड़ जाएगी। लाइफ तो हमेशा जुड़ेगी, अरे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमेशा जुड़ेगी भाई साहब, टेंशन ही नहीं है। सब्जेक्ट टू द प्रोवाइडेड दैट, हो गया वो तो, subject to the provision of this section, any director who is in receipt of any commission from company and who is a managing director or whole-time director of the company shall not be disqualified from receiving any remuneration or commission from any holding company or subsidiary company of such company, subject to its disclosure by the company in board report. ओ भाई ये क्या है? Subject to the provisions of this section, any director who is in receipt of commission from company and who is in managing or whole-time director of the company shall not be disqualified from receiving any remuneration or commission from the holding company or subsidiary company of such company, subject to its disclosure by the company in board's report. यार आप होल्डिंग कंपनी से भी कमीशन ले लो, सब्सिडरी से भी ले लो, बस बोर्ड रिपोर्ट में लिखवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। वहां 197 फॉलो हो, यहां 197 फॉलो हो, उसके नीचे भी हर जगह 197 फॉलो कर लो, तुम जिन कंपनियों से लेना है रेमुनरेशन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि ग्रुप कंपनीज में कहां से भाई को रेमुनरेशन मिल रहा है। अगर किसी पर्सन ने डिफॉल्ट किया इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, he shall be liable to a penalty of 1 lakh rupees, and where default has been made by the company shall be liable to penalty of 5 lakh rupees. If any person makes default in complying, 1 lakh, कंपनी कंप्लाई करती है 5 लाख। Auditor of the company shall in his report under section 143 make a statement as to whether the remuneration paid by company to directors in accordance with the provisions of this section, whether the remuneration paid to any director in excess of limit laid down under this section, and give such other details as may be prescribed. एक और जगह गड़बड़ हुई। अभी जब नई कारो 2020 आई है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। अभी तो इतना ध्यान रख लो कि हाँ 143 में ऑडिटर को रिपोर्ट में देना है कि रेमुनरेशन पेड बाय द कंपनी एक्सेस तो नहीं है ना, तो वो मैं बात करूंगा, वो कारों की बात है, उसको यहां ले ली तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ऑन एंड फ्रॉम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, एनी एप्लीकेशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन हैज stood before government which is pending with that government shall abate and the company shall within 1 year of such commencement obtain.
ये तो उन एप्लीकेशन की बात थी जो उस वक्त पेंडिंग थी, जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन खत्म की तो लोगों ने कहा यार हमने तो दे रखी, हमारा क्या। अरे बोले छोड़ो, तुम जाने दो, खत्म, अबेट कर दिया, छोड़ो ना, उस सेक्शन का कोई मतलब ही नहीं जिसका कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो भाई बहुत सिंपल है कि इस पूरे सेक्शन में याद रखने लायक बात क्या रही, एक तो सबसेक्शन 1, एक सबसेक्शन 2, एक सबसेक्शन 3, उसके बाद सबसेक्शन 5 सिटिंग फीस वाली, सबसेक्शन 4 तो ठीक थी, दैट इज ऑल अबाउट दी रेमुनरेशन पेएबल है, तो कैसे क्या है वो 4 याद रखने लायक नहीं, 5 सिटिंग फीस वाली है, 6 भी कोई खास याद रखने लायक नहीं है, नेट प्रॉफिट कोई कैलकुलेट करने की बात नहीं, 9 अगर एक्सेस रेमुनरेशन है तो 2 साल के अंदर रिफंड करो, और 10वीं सेक्शन कि आप इसको क्या नहीं कर सकते वेव, मतलब खत्म, बाकी सब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कितनी सेक्शन याद रखनी है अपने को, 197 सबसेक्शन 1, 2, 3, 5, 9 और 10, और शेड्यूल 5, उसका भी पार्ट 1 तो अभी पढ़ना बाकी है, पार्ट 2 का सेक्शन 1, 2, 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट, और पार्ट 3 तो ठीक है सब पे लग रहा है, पार्ट 4 में तो कोई दम ही नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं, पार्ट 5 में भी कोई दम नहीं है। वैसे क्वेश्चन इन्हीं पे खत्म हो जाता है, इस पे भी नहीं जाता है, क्वेश्चन इन 2 पे ही खत्म हो जाता है, आगे भी नहीं बढ़ता है। और पार्ट 3 के बाद पार्ट 4, पार्ट 5 पे तो कभी सेक्शन 4, सेक्शन 5 पे तो कभी क्वेश्चन आए ही नहीं, क्वेश्चन आए इन्हीं पे, क्वेश्चन आए हैं इस पे, इस पे और इस पे और इस पे, और सिटिंग फीस पे भी कभी कभी, इन पे और इन पे और इन पे, बस फुल कंसंट्रेशन पार्ट 1, पार्ट 2, शेड्यूल 5 के सेक्शन 2 का, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते वो रेमुनरेशन। फिर भी रेमुनरेशन का एक लास्ट लेक्चर अपना कल होगा, कल के लेक्चर में अपन आगे बढ़ेंगे रेमुनरेशन पे। चलो।